डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जीएसटी बचत उत्सव के साथ देश में नेक्स्ट जेन रिफॉर्म की शुरुआत। पीएम मोदी ने त्योहारों में स्वदेशी अपनाने के जरिए आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में देश के कृषि क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलाव। भारतीय कृषि ने न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया कदम, बल्कि वैश्विक मंच पर भी बनाई अपनी मजबूत पहचान। भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित होगा दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025। आने वाले 5 वर्षों में कृषि और कृषि आधारित निर्यात को दोगुना करने में अहम भूमिका निभाएगा ये सम्मेलन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में रबी कृषि मेले और हर घर छांव हर घर फल योजना का किया शुभारंभ। किसानों से मोटे अनाज की पैदावार को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। देसी गायों के संरक्षण और विकास योजना के अंतर्गत 50 पशुपालकों को 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के डमी चेक का भी किया वितरण। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इसके साथ ही देश में आज से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने से खाद्य वस्तुओं के साथ रोजमर्रा की कई वस्तुएं शामिल हैं। किसानों और कारोबारियों को भी जीएसटी में होने वाले इस बदलाव से राहत मिलने जा रही है। खाद्य और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में कमी से किसान की खेती की लागत तो छोटे उद्यमियों के निर्माण लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर बदलावों को अगली पीढ़ी के सुधार बताया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा आम लोगों को राहत मिलेगी। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब साल 2017 में जीएसटी सुधारों की तरफ कदम बढ़ाया था, तब पुराना इतिहास बदलने की और नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि इससे अलग अलग करों से लोगों को राहत मिली थी। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकारों से निवेश बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए देशवासियों को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा।
विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम ने वहां दुकानदारों से बातचीत की। इस संवाद में आज से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव और उसके लाभ पर चर्चा की गई। दुकानदारों ने इसे व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब सराहना की। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने के अपने संदेश पर फिर जोर दिया। जीएसटी की नई दरों पर क्या कहना है दिल्ली के लोगों का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पहले नवरात्र के साथ दिल्ली के अंदर भी जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। कैसे देखते हैं दिल्ली के लोग, आइए बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जीएसटी की दरों कैसे देखते हैं? जीएसटी रिफॉर्म को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हें आम जन को लाभ पहुंचाने का सीधा फ़ायदा किया है। खासकर हमारी माताओं बहनों को आप देखो, रसोई के कितने दाम कम हो गए और मतलब दवाइयों पे दाम कम हो गए, टू व्हीलर्स पे दाम कम हो गए। जो आम जन से जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, ये बहुत बड़ी अपने आप में समझता हूँ दिल्ली सरकार, भारत सरकार ने आम जन को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस मौके पर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है, जीएसटी रेट करने से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। लोगों के जो है ना सब चीज़ों में जब बढ़ोतरी होगी, काम जो भी सामान घर में लेके आएंगे, माता बहनें जितनी भी हैं, हम लोग भी हैं, ठीक है ना, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। हम स्कूटी वगैरह नई परचेज कर सकते हैं, सब कुछ नया काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया बात। जीएसटी की जो नई दरें लागू हुई हैं, इससे जो आम समाज है उसको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। खासकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आम व्यक्ति जो परेशान हुआ करता था, उसको बड़ी राहत मिलने वाली है। तो एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, क्योंकि जिस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, उसी प्रकार से जो हमारी इंडस्ट्री पे जो प्रेशर है, उसको कहीं ना कहीं रिलीज़ करने का जो इन्होंने एक प्रयास किया है, वो एक अच्छा प्रयास है। प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं होती है समाज के और देश हित में होती हैं, और अब तक होती रही हैं। ये बहुत अच्छा कदम है, सबके लिए फ़ायदा होगा, गरीब से लेके ऊपर सबके लिए फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छा इनका जो है गवर्नमेंट का जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठीक है जी। आगे जो है आम जनता के लिए जो है बहुत ही राहत मिलेगी इस जीएसटी के आने से। हर कस्टमर इस दूध को खरीद सकते हैं। इसमें पैसे की दर जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा है। घी में भी कम है, सभी चीज़ों में दाम कम कर दिए गए, जो पुराने रेट थे उससे भी कम। जीएसटी की नई दरों को लेकर दिल्ली में लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर का रुख करते हैं। कृषि को हमारी सभ्यता की आत्मा बताते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चावल हमारे किसानों का गर्व है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस साल 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है BIRC 2025 भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन होगा, जिसमें किसान, वैश्विक खरीदार और विभिन्न हितधारक एक ही मंच पर जमा होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह आयोजन भारत की चावल विविधता और गुणवत्ता मानकों का प्रतीक बनेगा। साथ ही ये व्यवसाय से व्यवसाय संबंधों को भी और मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि और कृषि आधारित निर्यात को दोगुना करने की दिशा में ये सम्मेलन एक अहम भूमिका निभाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि किसानों का हित किसी भी व्यापारिक समझौते में सर्वोच्च प्राथमिकता रहे और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों का आह्वान किया कि वे कृषि में विविधीकरण को अपनाएं व मोटे अनाज की पैदावार को प्राथमिकता दें। हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औषधीय पौधों, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी, फूल एवं फल की खेती जैसे विकल्प अपनाकर किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इस दिशा में किसानों को हर संभव सुविधा और प्रोत्साहन उपलब्ध कराती रहेगी। मुख्यमंत्री रविवार को हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रबी कृषि मेले का शुभारंभ करने उपरांत उपस्थित जन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने हर घर छांव, हर घर फल योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 22 जिलों के 110 गांवों में 55,000 फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देसी गायों के संरक्षण और विकास तथा मुर्राह विकास योजना के अंतर्गत 50 पशुपालकों को 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के डमी चेक का भी वितरण किया। साथ ही 75 महिला उद्यमियों को डेयरी स्थापना स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि किसान ऐसी फसलों की पैदावार करें जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना वर्ष 2020 में शुरू की। उन्होंने कहा कि पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचयन, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक सब्सिडी दी जाती है। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में देश के कृषि क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलाव की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, हमारी संस्कृति की आत्मा और हमारे भविष्य का आधार, यही है भारत का किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय कृषि ने न केवल आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान भी बनाई है। बीज से बाजार तक भारत की कृषि नीति का नया दर्शन अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई बन चुका है। छोटे किसान हो या महिला स्वयं सहायता समूह, डेयरी हो या मत्स्य पालन, हर क्षेत्र में अब दिखाई दे रहा है बदलाव का असर। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का किसान निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक राष्ट्र की यात्रा का आधार है। भारत सरकार ने पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसी संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसकी वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी है। पिछले एक दशक में भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है। मछली उत्पादन 2013-14 के 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है, यानी इसमें 104% की वृद्धि हुई है। इस योजना की वजह से मछली और नाव जैसे जाल जो से उपकरण चूसे हमें कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जिंदगी बहुत ऊंचा हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सभा को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 25% है। इस क्षेत्र ने औसतन 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो वैश्विक औसत 2% से काफी अधिक है। पिछले 10 वर्षों में देश में दूध उत्पादन में 63.57% की वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 146.30 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 2023-24 से 2025-26 के बीच 15,000 ड्रोन दिए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कुल 1,261 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में सरकार ड्रोन की कुल कीमत का 80% तक मदद दे रही है।
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य मीठी क्रांति को प्राप्त करने और आय सृजन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार की पहल के कारण शहद का निर्यात 3 गुना हो गया है। हनी बीज जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन से फसल की उपज को बढ़ाती है, तो किसानों के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद है। ये मिशन भी इतना अच्छा चला और इतने सारे किसानों को उससे फायदा हुआ। एक जिला एक उत्पाद के तहत 773 जिलों से 1240 उत्पादों की पहचान करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। किसानों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षण एवं सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खरीफ सीजन में कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऐसे में कपास की खेती करने वाले किसान अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को कई तरह की सहायता दी जाती है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कपास की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य कपास की फसल में पोषक तत्वों की कमी को दूर कर उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार करना तथा कीट प्रबंधन द्वारा फसल को सुरक्षित रखना है। ये स्कीम हरियाणा के कपास उत्पादक जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, झज्जर, नारनौल, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी, दादरी, पानीपत, सोनीपत व कैथल में लागू की गई है। इन जिलों के सभी कपास उत्पादक किसान निर्धारित तिथि तक आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में खरीफ प्याज की बुवाई कर लें। साथ ही पश्चिमी मैदानी इलाकों में फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान नींबू और पपीते के बागों से अतिरिक्त वर्षा को बाहर निकाल लें ताकि फलों के पौधों को नुकसान न हो। वहीं मध्य मैदानी इलाकों में भिंडी और लोबिया की बुवाई कर लें किसान। पंजाब में कपास और मक्का के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान दलहनी फसलों में किसी भी प्रकार के उर्वरकों के छिड़काव से बचें। साथ ही खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। यहाँ के किसान सब्जी के नर्सरी में भी जल जमाव की स्थिति न होने दें। साथ ही उर्वरकों का छिड़काव न करें। दिल्ली और आसपास के किसान खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। ग्वार, मूली, सेम, पालक और भिंडी की बुवाई मेड़ों पर करें। दिल्ली और इसके आसपास स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई की जा सकती है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की रोपाई ऊंची क्यारियों में कर लें। वहीं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे खीरा, लौकी, करेला और ककड़ी की बुवाई पूरी करें। वहीं राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की रोपाई शुरू कर लें। ओडिशा के किसान धान की रोपाई पूरी कर लें। साथ ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी जमा रखें और जल भराव और ठहराव से बचने के लिए अच्छी जल निकासी सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है।
ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लोदेई के निमंत्रण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री का मोहम्मद पंचम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैसाब्लांका सैन्य कमान के प्रमुख वली और मोरक्को में भारतीय राजदूत संजय राणा ने स्वागत किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मोरक्को में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और एक कार्यक्रम में उन्हें संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है और अब भारत की बातों को गंभीरता से लिया जाता है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस बार 9 दिन के बदले 10 दिन नवरात्रि का त्योहार है। ये पर्व माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा अर्चना को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन आज माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। आज कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज कटरा के वैष्णो देवी मंदिर, मुंबई के मुंबा देवी मंदिर, गोमती जिले के त्रिपुर सुंदरी मंदिर और दिल्ली के झंडेवालान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मशहूर गायक सिंगर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार कल गुवाहाटी में किया जाएगा। गुवाहाटी के सोनापुर में दिसांग रेसोर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के किनारे एक निर्धारित स्थल पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम विदाई के लिए आयोजित कार्यक्रम कल सुबह 8 बजे सरू सजाई स्टेडियम से शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि सोनापुर में अंतिम संस्कार स्थल पर एक समाधि क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। महान कलाकार के सम्मान में जोरहाट में भी एक और समाधि क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।